हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स जो अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर बैठे हुए हैं, राज आशीष जी, जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो अपना पूरा जर्नी है बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे कि कैसे परसिवरेंस, कैसी कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है। सो लेट्स वेलकम नायब तहसीलदार राज आशीष जी। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, ठीक हूँ मैं। आज आपके बारे में सब कुछ जानना है जी। बहुत कुछ आपने अपने लाइफ में अप एंड डाउन देखा है जी। तो हम बस ये चाहते हैं ना कि आप अपनी स्टोरी बताएं, आप बताएं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं ना जो आपसे ना रिलेट कर पाएंगे इस बात के लिए कि हम भी तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हमने भी बहुत मेहनत की है, हमने भी मतलब कई बार ऐसा देखा है कि सक्सेस मिल ही नहीं रहा है और उसके बाद भी आप खड़े रहे कि हाँ मेहनत करना है। उसके बाद आप एक पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं तो बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ। भानसोज गांव है, एक आरंग के पास है, रायपुर जिला में ही पड़ता है। तो प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई पूरा 12वीं तक। 10वीं तक गांव में था, फिर उसके बाद 11-12 जो है वो यहाँ रायपुर से किए। फिर उसके बाद JEE क्रैक करके अपन NIT पहुँचे। NIT में माइनिंग इंजीनियरिंग से 4 साल अपना पढ़ाई पूरी किए। कब की बात है आप? कब? ये 2012 में 2012 में मेरा NIT में एडमिशन हुआ था। फिर 2016 में 16-17 में पास आउट हुए। तो फिर इस दौरान अपन थोड़ा से ऑफिसर्स के कांटेक्ट में आए। तो ऑफिसर्स के कांटेक्ट में आने के बाद लगा कि यार हमको भी इस क्षेत्र में जाना चाहिए, करना चाहिए। वैसे लगता था, बचपन से ही ऐसा फील होता था कि यार जैसे गांव साइड कोई आते हैं अफसर तो रहता है ना एक, तो ऐसा इंटरेस्ट आता था। फिर जब पास आउट हुए तो अपन जब कांटेक्ट में आए ऑफिसर्स लोगों के, और थोड़ा 2-4 ऑफिस गए घरेलू काम से, है ना। तो इससे फिर इंटरेस्ट आया कि इस क्षेत्र में आया जाए। तो फिर अपन लग गए, है ना। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था मैं, है ना। तो फिर जॉब करते करते ये सब चीज़ तैयारी करते रहना पड़ा। तो जैसे पास आउट हुआ फिर तुरंत जॉब पकड़ा। जॉब पकड़ने के बाद फिर मैं धीरे से इस क्षेत्र में आया, पूरा तैयारी करने लगा। तो पूरा मैं 5 साल जो प्रिपरेशन किया हूँ वो पूरा जॉब करते करते ही हुआ है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं पहले, मैथ्स यूनिवर्सिटी में था 1.5 साल। फिर उसके बाद 4 साल कलिंगा यूनिवर्सिटी में रहा। तो इस तरीके से था। फिर ये आपके कितने अटेम्प्ट हुए थे? अच्छा, मेरा अटेम्प्ट मैं 2018 से मेंस दे रहा हूँ लगातार। 2018 से 22 मतलब 5 मेंस हो गया। और 2019 से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। 2019 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया और अभी 22 में भी इंटरव्यू दिया था। तो इस तरीके से 5 मेंस और 4 इंटरव्यू हो चुके हैं। मतलब कई बार ऐसा लगा होगा ना कि क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, लगता था जैसे 19-20 में बहुत अच्छा तैयारी था लेकिन नहीं हुआ, है ना। तो नहीं हुआ तो एक लगता है कि यार एकदम अंत पहुंच के, मतलब प्री भी पास हो गए, फिर 7 पेपर और वो 4 दिन, एक दिन में 2 पेपर, 3-3 घंटे लिखना, ना रिवाइज करने का टाइम ना कुछ टाइम। तो ऐसा सब करते हुए फिर इंटरव्यू में भी पहुंच गए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा माइंड में वो रहता था कि क्या रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानने, लगे रहे और अंत में आज हो गया है। बहुत सही, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धन्यवाद। वो मोमेंट बताइए जिस दिन फाइनली रिजल्ट आया, क्योंकि होता तो आपके साथ हर बार होगा कि एकदम लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, सर्च कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, बट फिर पता चलता है कि ये इतने के अंदर नहीं हुआ। बट इस बार फाइनली जब हुआ तो क्या किए? अब देखो 2019 और 20 में मेरा जब नहीं हुआ था इंटरव्यू के बाद भी, तो फिर मैं 21 में रिजल्ट ही नहीं देखना चाह रहा था। तो फिर मैं 2021 में ऐसा हुआ कि मैं रिजल्ट आने वाला था ना, उस दिन मैं अपना माइंड फ्रेश करने में गांव चला गया था, है ना। गांव चला गया था, सोचा कि बच्चों के साथ खेलूंगा तो माइंड फ्रेश रहेगा और ये सब टेंशन में नहीं रहूँगा पिछले 2 बार जैसा ऐसा। तो रात में आया था रिजल्ट 11-12 बजे के करीबन। तो रिजल्ट आया, फिर देखने का भी हिम्मत नहीं हुआ कि देखूँ नहीं देखूँ। फिर एक फ्रेंड है, उसको फ़ोन लगाया कि यार मेरा रिजल्ट देख तो, ऐसा करके। फिर उसने बताया कि हाँ यार तेरा हो गया है, ऐसा करके नायब तहसीलदार में हुआ है, मिल गया है, ऐसे करके। फिर था, खुशी था। और
अलग ही इंजॉय था, क्योंकि घर में भी सब लोग थे, मम्मी थे, चाचा लोग थे, भाई लोग थे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर क्या रात को फिर सबको बताए? हाँ, रात को सबको बताए, सब खुश थे। और फिर वही जो होता है कि हाँ, थोड़ा सा मम्मी मम्मी लोगों का थोड़ा सा रो लेते हैं ऐसा वाला तो ऐसा सब चीज़ था। और अच्छा अच्छा मोमेंट था वो, अच्छा लग रहा था कि, और फिर सबका फिर फ़ोन आते गया, 1-2 बजे रात तक फिर फ़ोन आते गए, मैसेज आते गए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कुछ हाँ यार, अब इतने सालों का मेहनत जो है वो थोड़ा सा हुआ सफल, ऐसा लग रहा था उस दिन। बहुत बहुत हिम्मत लगता है इस चीज़ को करने में, क्योंकि आप जॉब के साथ करते थे। हाँ, जॉब के साथ करता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो मैंने चाहता हूँ कि आपके तरफ से बहुत अच्छे से आए। पहली बात तो ये कि आप फाइनेंशियली वीक थे। हाँ। आपने कहा था आपके फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। हाँ, तो मेरे फादर 96 में एक्सपायर हुए थे, जब मैं 2-2.5 साल का था तब उनका एक्सपायर हो गया था। फिर मम्मी थी अकेली, तो फिर काफ़ी इकोनॉमिकली स्ट्रेसेस रहते थे। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, जैसे मेरी नानी थी, है ना, और मेरे चाचा जी थे, तो ये दोनों लोगों ने थोड़ा अच्छा सपोर्ट किया, तो ऐसा चलता गया। यही जानना है हम लोगों को, क्योंकि आपने कर दिखाया सर। आपको कई लोग यहाँ पे अपना रोल मॉडल मानने वाले हैं। उन लोगों को ये बताइए कि कभी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि एक अंदर से एक वो चीज़ आ गई रहती है ना कि मैं कैसे निकाल पाऊंगा इस एग्ज़ाम को, जिसमें लोग इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं, जिसमें लोग आईआईटी से तैयारी कर रहे हैं, एनआईटी से तैयारी कर रहे हैं, मेरा क्यों होगा? उनको आप बताइए कि आप कैसे किए, उनको कैसे करना चाहिए, जिनको शुरू से पता है कि मैं तो यार उतना फाइनेंशियली नहीं हूँ, दूसरा कि मैं तो सरकारी स्कूल से हूँ। अब मेरा ऐसा था कि मेरे पास और कोई चॉइसेस नहीं थे। जैसे मैं अपनी मम्मी का रेगुलर कराने के लिए जब ऑफिस गया, है ना, बहुत सारे ऑफिस में मैं गया कि जैसे पास आउट हुए तो लगा यार इनकम तो नहीं है, तो कुछ करना है तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। और मम्मी भी 20 साल से जॉब में थी, लेकिन रेगुलर वगैरह नहीं हुआ था, तो इस चक्कर में मैं ऑफिस के चक्कर लगाता था बहुत, है ना। आयुक्त ऑफिस जाते थे, मैं, मेरा भाई, हम लोग सब जाते थे। आयुक्त ऑफिस जाते थे, सचिवालय जाते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ। तो फिर इन सब चीज़ को देख के ना लगा कि यार अपने को भी प्रशासनिक क्षेत्र में आना चाहिए, है ना। फिर रही बात इकोनॉमिक कंडीशन की कि कैसे करें, तो फिर मैं जॉब ज्वाइन किया। फिर लोग बोलते भी थे कि यार जॉब करते करते थोड़ा सा टफ है ना, क्योंकि फिर सुबह 8 बजे जाना, शाम को 6 बजे आना, ऐसा रहता है। लेकिन अपन ये जानते थे कि और कुछ तो है नहीं अपने पास, है ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारा आसमान है। तो कुछ इस टाइप से सिचुएशन था। या तो हाँ यार नहीं होगा करके बैठ जाते, और या तो फिर मेहनत कर लिए। तो अपन वही सोचे, बैठने से क्या मतलब, उससे अच्छा, हालांकि कम टाइम मिलेगा जॉब करते करते, लेकिन करते हैं। फिर उसमें आगे बढ़ते गए, और फिर एनर्जी आते गया कि फेल हुए तो हाँ नहीं, अब होना चाहिए, कैसे फेल हो गए, अब करना है। तो अपने अंदर एक मोटिवेशन बना के रखना पड़ा पूरा 5 साल कि हाँ यार नहीं, अब ये गलती हुआ था। हर बार जैसे अपन मेंस वेंस का पेपर निकालते थे, हर बार पहले एनालिसिस करते थे कि हाँ, कि कहाँ क्या मिस्टेक हुआ था, है ना। लैंग्वेज के पेपर में मिस्टेक हो रहा है, या मेन पेपर्स में आंसर राइटिंग वगैरह में मिस्टेक हो रहा है, पेपर 3 में, पेपर 4 में। जैसे पेपर 4 आपने सुना होगा, काफ़ी स्कोरिंग रहता है ना, तो उसमें हम कहाँ कहाँ नंबर ला सकते हैं, कैसे अपने आप को बूस्टअप करें। तो फिर ये सब चीज़ से फिर एनालिसिस करते 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 अपन 5 में 4 इंटरव्यू, ऐसा चलता रहा। फिर इम्प्रूव करते रहे। हाँ, इम्प्रूव करते रहे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। और कभी बहुत अच्छा भी तैयारी था, बहुत अच्छा, जैसे 2019-2020 में बहुत अच्छा तैयारी था मेरा। कोरोना का टाइम था, तो घर में टाइम भी मिल गया था, ऑनलाइन पढ़ाने रहता था बच्चों को, तो टाइम मिला और बहुत अच्छे से अपन किए भी, तैयारी भी की, लेकिन नहीं हुआ। क्या करते हैं उस समय, क्योंकि कई बार लोग इसी समय पे हारते हैं। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, तैयारी नहीं किए हैं, नहीं हुआ, पता रहता है कि भाई नहीं होना था, क्योंकि मैं तो उतना तैयार नहीं था।
जब आपको ये पता रहता है कि मेरी एकदम अच्छे से तैयारी है, मैंने बहुत बार रिवीजन कर लिया है, और उसके बाद आप फेल होते हो, तब आपके मन में ऐसा चलता है कि मेरे साथ ही क्यों, उस चीज़ से आप कैसे बाहर आए? ऐसा तो बहुत बार होता था। कभी कभार तो मेरे को लगता था कि यार मेरा ग्रेजुएशन माइनिंग में है, तो बेसिकली देखा जाए तो माइनिंग का स्कोप है, इजली जॉब ओरिएंटेड फील्ड है। तो जैसे फाइल होता था, मैं 2019 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, तो ऐसे लगता था कि यार फाइनेंशियली भी देखना है घर को, तो मैं माइनिंग चले जाऊं क्या। और 2021 में, अब आपको वाक्य बता रहा हूँ, 2021 में मैं अपने भाई को बोला था कि यार अगर इस बार नहीं हुआ ना मेरा, तो मैं जा रहा हूँ माइनिंग, है ना। इकोनॉमिकली बहुत फेस करना पड़ता है ना। तो मैं उसको बोल दिया था, मेरे दो भाई हैं, दोनों भाई को बोल दिया था कि इस बार अगर नहीं होना मेरा, तो मैं माइनिंग ज्वाइन करूँगा, और फालतू के कॉलेज में 20-25 हज़ार में नहीं पढ़ाना है, मैं जाऊँगा माइनिंग। ऐसा मन हो गया था मेरा। अगर 2021 में नहीं होता तो डिस्ट्रैक्ट शायद मैं हो सकता था। और 2019-20 में जब नहीं हुआ, तब तो धक्का लगा था। लेकिन फिर से वही था कि और लोगों को देखते थे, और कई दोस्त यार थे जो 6-6, 7-7, मेरे से कई गुना ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए थे, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट ऐसे हो गए थे। तो उन लोग को देख के फिर लगता था कि यार जब इन लोग नहीं हार रहे तो अपन क्यों हारे, है ना। और ये चीज़ भी था कि अपन चल रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, और बीच में छोड़ेंगे तो क्या मतलब। तो फिर अपन उसी में लगे रहे कि होगा, आज नहीं तो कल होगा, ऐसा करके अपन बस उसी में लगे रहे। सही। ये बताइए कि अब अगर किसी को तैयारी करना है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? प्रीलिम्स के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसके लिए भी आप स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। साथ साथ में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे तैयारी करें? देखो, तैयारी करने का तो ये है कि सबसे पहले हमको सिलेबस को समझना रहता है। जैसे प्री है, तो प्री के सबसे पहले सिलेबस, कि हमारे सिलेबस में है क्या, है ना। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सिलेबस को आप प्रिंट और निकाल के केवल पढ़ो बस मत, एक बार सिलेबस को ना हाथ से लिखो भी, ताकि आपके दिमाग में एकदम सिलेबस जो है वो रहे कि हाँ यार ये क्षेत्र में हमको जाना है। दूसरा, जो पुराने क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करना ज़रूरी है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, करेंट अफेयर कैसे करना है। तो और फिर बुक्स अपना जैसे मैं तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में मेरा मेन फोकस रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक तो सिलेबस कम है, और एक तो 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, वो 100 नंबर का है केवल छत्तीसगढ़। और सी सेट में भी है 10-15, तो वहाँ से भी छत्तीसगढ़ के जो मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, ये सब चीज़ आते हैं। तो मेरा मेन फोकस छत्तीसगढ़ में रहता था। तो मेरे से तो ऐसा भी हुआ है कि मैं 2019 और 20 के प्री में छत्तीसगढ़ का करीबन मेरा 45-44 क्वेश्चन सही होता था। 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन सही हुआ हुआ। तो मैं उसी के बेस पे ही पूरा बढ़ जाता था। तो कोई सा एग्ज़ाम है 20 या 21 का एग्ज़ाम है, वो को पेपर जो काफ़ी टफ आया था, 21 का है, 21 का है ना, जिसमें प्री में बहुत कम नंबर पे अपन प्री पास हुए थे। तो फिर ऐसा भी होता है कि यार उस दिन तो एकदम डिप्रेशन में था मैं कि यार कैसा पेपर आ गया ये, अपन आगे आएंगे, मेंस दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। 2 बार हो गया, ये तीसरा में हम प्री फेल हो जाएंगे, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा टाइप से था। लेकिन ठीक है, हुआ। तो पढ़ने का वही है कि ऑथेंटिक बुक ज़्यादा अच्छा है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए हमारा वृहद संदर्भ है, इतिहास के लिए राम कुमार बहार जी का बुक है। और शॉर्टकट्स पढ़ना है तो कोचिंग्स के बुक अच्छे हैं। जैसे मैं हरिराम पटेल जी का बुक भी प्रिफेयर करता था, तो छत्तीसगढ़ में ये सब चीज़ पढ़ते थे। और अपना यहाँ से स्पेक्ट्रम वगैरह से हिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे। लेकिन मेरा पढ़ने का ढंग अलग था। मैं एकदम बेसिक बुक को नहीं पकड़ के ना, पहले मैं कोचिंग का ना एक छोटा वाला बुक पढ़ता था, ताकि मेरे को जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो आप एकदम उठा लो इतने मोटे का बुक, एनसीईआरटी या स्पेक्ट्रम, तो ये सब चीज़ ना टाइम टेकिंग और होता नहीं है, पेशेंस चाहिए रहता है। तो इसलिए ना मैं ये करता था कि पहले मैं छोटा बुक उठाता था एकदम। जैसे एक टुटेजा का प्रतियोगिता सारांश आता है, जिसमें सब दिए रहता है, हिस्ट्री भी रहता है, संविधान भी रहता है, साइंस भी रहता है। तो मैं ऐसे सब बुक को पढ़ने का कोशिश पहले करता था, ताकि एक बार मोटा मोटा इजीली पता चल जाए कि हाँ यार अंदर है क्या।
फिर उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब्स और यहाँ वहाँ से अपन निकाल के और बुक्स वगैरह से फिर ऐसे करते थे। और करेंट अफेयर पढ़ते रहते थे, लेकिन मेरे को तो न्यूज़पेपर से करेंट अफेयर छाटने नहीं आता था है ना। तो सब बोलते थे कि यार रोज़ पेपर पढ़ा करो तो वहाँ से रोज़ करेंट अफेयर निकलेगा ऐसा वैसा, लेकिन मेरे को पेपर में करेंट अफेयर मिलता ही नहीं था, है ना। तो फिर जो चैनल्स हैं टेलीग्राम में बने हैं, व्हाट्सएप, वहाँ से फिर उन लोग जो डालते थे कोचिंग वाले, फिर वहाँ से करंट अफेयर धीरे 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 ऐसा करते रहते। फिर हमको भी आइडिया हो गया कि हाँ पेपर से क्या उठाना है, सम्मेलन उठाना है, खेल उठाना है, तो कोई नियुक्ति उठाना है, ऐसे करके फिर अपन पेपर से सीखे। तो यही है, मैं सबको यही गाइडेंस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले एकदम बड़ा बुक नहीं पकड़ के एक बेसिक बुक पकड़ना चाहिए जिसमें सब चीज़ हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ अंदर हमारा क्या है, कैसे पढ़ना है। फिर उसका डाइवर्सिटी बढ़ाते रहना चाहिए। आपका डेली टाइम टेबल क्या रहता था? उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, या फिर ये भी नहीं है, कई बार क्या रहता है ना, सबको फाइनेंशियली वैसे स्टेबल नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं 10, 15, 20 तक का। तो ये बताइए कि साथ साथ में कैसे करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कितना निकालना चाहिए? मैं कोशिश करता था कि अपना डेली का जो टारगेट रहता था, 2 सब्जेक्ट का मैं हमेशा टारगेट रहता था, हर सब्जेक्ट का 2-2 टॉपिक। मैं कोशिश करता था कि ये दोनों चीज़ जो है ना वो हो जाए। जैसे मैं जब कलिंगा यूनिवर्सिटी जाता था पढ़ाने, तो बस से जाते थे, रायपुर से उनका बस आता था ले जाने, तो वो 45 मिनट का डिस्टेंस था। तो उस 45-50 मिनट में मैं बस में बैठ के ही टेस्ट सीरीज़ दिलाता था। बस में बैठे बैठे हमेशा, जाते हुए भी टेस्ट सीरीज बस में, और बस से आते हुए भी टेस्ट सीरीज। और सुबह उठ के पहले 1-1.5 घंटा पढ़ते थे, है ना। 5 बजे उठे, फ्रेश वगैरह हुए, 5:30 से 7 बजे तक, 7:30 तक ऐसे पढ़ लिए, तो 2-2.5 घंटा सुबह निकल जाता था। फिर पढ़ाने चले जाते थे। वहाँ अगर टाइम मिला तो वहाँ मैं एक पर्चा बनाए रहता था। रोज़ शाम को मैं पर्चा या फ़ोटो खींच के मोबाइल में रखे रहता था कि कल थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर रहूँगा जॉब के दौरान तो इसको देखते रहूँगा। तो कलिंगा में जैसे कॉन्फ्रेंस हो रहा है या कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं मोबाइल में स्क्रॉल करते रहता था वो सब चीज़। तो ऐसे ऐसे करके बूंद बूंद करके घड़ा भरा मेरा। और फिर शाम को जैसे आए, शाम को 6 बजे पहुँचते थे, तो फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके 7 बजे पढ़ने बैठे, तो 2-2.5 घंटा पढ़े, 9, 9:30 को अपना खाना वाना खाए, फिर थोड़ा सा 10, 10:30 बजे फिर बैठ के 1 घंटा, 11:30 तक ऐसे देख के फिर सो गए। ऐसे चलता था। और इसके अलावा एक चीज़ और था कि अपन एक संडे मिलता था, है ना। तो संडे को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था मैं, इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था। जैसे मंडे से सैटरडे मैं 5, 5:30 को उठता था, तो रहता है ना कि संडे है यार थोड़ा आराम से उठे। तो मैं ऐसा कभी नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को एक ही संडे मिल रहा है, एक ही छुट्टी मिल रहा है। तो संडे को मैं 4 बजे उठ जाता था, 4, 4:30 ऐसे उठ जाता था, और पूरा एकदम मैं 4-5 घंटे में एक सब्जेक्ट ख़त्म करता था। फिर एक सब्जेक्ट, संडे में उठता ही नहीं था। तो संडे होता है ना, घूमने जाना है या हाँ चलो 6 दिन के बाद आज रिलैक्स लेना है, संडे को मैं इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था कि सुबह के बैठे बैठे 7-8 बज जाता था, 8-9 बज जाता था, ऐसे यूटिलाइज़ करता था। और फिर टीचिंग जॉब में एक चीज़ ये रहता है कि हर चीज़ में छुट्टी, है ना। जो भी फेस्टिवल आए उसमें छुट्टी, तो फेस्टिवल वगैरह का बहुत ज़्यादा मैं यूटिलाइज़ करता था, क्योंकि मेरे को पता रहता था आज छुट्टी, लेकिन कल तो फिर पूरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फिर से कॉलेज में रहना है। तो छुट्टीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था मैं। कई स्टूडेंट से पूछने वाले हैं कि सर फिर आप कभी एंजॉय नहीं करते थे क्या? एकदम जेन्युइन डाउट आने वाला है कि सर ये एकदम आप वो हाइपोथेटिकल वाला, आइडियल वाला सिचुएशन नहीं बोल रहे, एफिशिएंसी 100% वाला जो हो ही नहीं सकता है। आप कैसे चीज़ों को एंजॉय करते थे? एंजॉय भी करता था मैं, देखो एंजॉय भी करता था मैं। अब मेरा एंजॉयमेंट क्या था, घर में मम्मी तो रहती थी नहीं, मम्मी का जॉब बाहर था, हम 3 भाई रहते थे, है ना। और मम्मी आती थी सैटरडे संडे, ऐसा था।
तो अब घर में हम 3 भाई थे, तो अब ऐसा लगता था कि क्या एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों के साथ घूमने उमने जाता था मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं जाता था कहीं, बिल्कुल मैं इंजॉय फुल करता था हमेशा, है ना। जैसे मेरे को बोल लगता था गांव चले जाता था कि चलो खेल के आते हैं, मेरे चाचा के बच्चे लोग रहते हैं वहाँ छोटे छोटे, उनके साथ खेलने में मज़ा आता है, बच्चों के साथ मज़ा ही आता है, तो उनके पास चले जाते थे, खेलते थे, ऐसा सब चलता रहा। कुछ कुछ वो त्याग मैंने ये किया है कि जैसे होता है ना एक कि हाँ आज त्योहार है तो दिन भर इंजॉय करना है, तो ऐसा नहीं था, है ना। एंजॉय करते थे लेकिन ऐसा नहीं था कि दिन भर, त्योहार के दिन भी 1-2 घंटा 3 घंटा अपन निकाल ही लेते थे, तो ऐसा था। एंजॉय करता था मैं, त्योहार में भी घूमता भी था, बहुत घूमता था, टूर वूर भी जाता था मैं, है ना। इधर उधर हमारा छत्तीसगढ़ पूरा घूम लिए हैं अपन, तो ऐसा सब चीज़ चलते रहता था। लेकिन सबका एक बेसिक टाइम था, सबका फिक्स था। जैसे मेंस वेंस हुआ फिर तो पढ़ने का मन होता नहीं है ना, तो फिर उस समय इधर उधर घूमो फिरो, इंजॉय करो, ऐसे चलता था दोस्तों के साथ। तो इंजॉय भी करता था मैं, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम पढ़ता ही था, नहीं, इंजॉय भी बहुत, सीरीज बहुत देखता था मैं। अच्छा। सीरीज भी देखता था टाइम निकाल के, है ना। जैसे छुट्टी वगैरह का दिन है, अब कितना पढ़ेगा आदमी, है ना, तो 4-5 घंटे पढ़ने के बाद बोर हो ही जाता है। रील्स बहुत देखता था मैं, है ना। छत्तीसगढ़ी गाने का शौकीन हूँ, छत्तीसगढ़ी गाना बहुत सुनता था, है ना, छत्तीसगढ़ी गाना बहुत सुनता था। तो ये सब चीज़ था, ऐसा नहीं है कि एकदम मैं लगातार लगातार पढ़ूँ। असल में मेरे को पढ़ना इंजॉय इसलिए लगता था क्योंकि मुझे एक टाइम टाइम में मिलता था। जैसे सुबह केवल 2 घंटा मिल रहा है तो उसमें अच्छा से करना है, ऐसा रहता था। फिर उसके बाद उठना ही है, जॉब में जाना है, तो फिर जॉब में इधर उधर मस्ती वस्ती कर रहे हैं, फिर 1-8 घंटा बीच में मिलता था, तो फिर ऐसा था कि हाँ यार अभी 2 घंटा मस्ती हो गया, अब 1-8 घंटा मिला है उसको यूटिलाइज कर। तो ऐसे मेरा पढ़ाई ना पार्ट पार्ट में था, तो इसलिए ना वो ज़्यादा अच्छे से होता था कि कम टाइम में अच्छा करना है, ऐसा था। तो इन्जॉयमेंट तो खैर चलता है बहुत। तो ऐसा कभी वो नहीं लगा, मतलब डिस्ट्रैक्टेड कि हाँ ऑफिस में है यार, दोस्त आ गए या बैच में कलीग्स आ गए हैं, फिर वो पढ़ने नहीं दे रहे हैं या आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल एक स्टूडेंट के मन में आएगा अगर वो भी जब ज्वाइन कर। जैसे मैं जान रहा हूँ कई लोगों को, अभी कुछ दोस्त थे मेरे, वो बोल रहे थे कि भैया तैयारी करना है बट पैसे का प्रॉब्लम है, तो कहीं ज्वाइन तो कर लूँ सोच रहा हूँ, बट ये होगा ना कि शायद मेरा उसके वजह से सक्सेस डिले हो जाए या ऐसा कुछ भी हो, या उस समय वहाँ पर टाइम ना मिले। इसकी रियलिटी है क्या? मुझे ये बस जानना है कि अगर आप कहीं पर ज्वाइन करते हो तो क्या उसके साथ साथ टाइम मिल जाता है या नहीं मिलता है, या निकालना पड़ता है कि हो जाएगा? टाइम जो है वो निकालना पड़ता है। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, जैसे हमारा कोई फंक्शन होता है, तो लोग फंक्शन में जब जाते थे तो मैं उस फंक्शन में 2 घंटे लेट जाता था। मैं अपने केबिन में बैठ के आराम से पढ़ता था, तो पढ़ता था, उसके बाद जाता था मैं, या तो जाता ही नहीं था, अपना चुप बैठ के पढ़ते रहता था। तो इस तरीके से कई चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे सब गप मारते थे, चाय पीते थे 1-1 घंटा, बाकी मेरे कलीग्स लोग कॉलेज में, है ना, लेकिन मैं चाहे तो यार मैं पीता नहीं हूँ। ऐसे करके ना मैं अपना बैठ के 1 घंटे में अपना पढ़ता था चुपचाप। तो ऐसे करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है आज मेरे कंप्लीट करना है, आज नहीं चल जाना है उस खेल कूद में या डांस में या गप्पे नहीं मारना है, तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा। और दूसरा, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो हर संडे होता था, तो उस टॉपिक को 1 हफ्ते में कवर करना है। तो मेन टारगेट मेरा यही रहता था कि उस टॉपिक को 1 हफ्ते में मेरे को थ्योरी भी कवर करना है, उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव भी कवर करना है, उस टॉपिक का और 1-8 टेस्ट सीरीज कहीं से मिल जाए तो वो भी दिलाना है। तो 1 हफ्ते का मेरा ये टारगेट रहता था। तो और यही फर्स्ट प्रेफरेंस था, यही होता था, उसके बाद ही मैं कुछ करता था, ऐसा था। तो पहले ये टारगेट रहता था मेरा। और टाइम निकालना पड़ता है, टाइम तो कोई नहीं देगा। देखो कलीग्स तो और देना नहीं चाहते, और आपके बॉस तो और नहीं चाहते हैं कि ये खाली बैठे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, कई बार वैसा हुआ है कि चाहते ही नहीं है कि आप खाली बैठो या ऐसा करो, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, बहुत काम भी करना पड़ता है। जैसे मेरे साथ ऐसे होता था कि क्या बोलना चाहिए उसको, मेंस के समय बहुत दिक्कत जाता था। मेंस हमारा मई जून में होता है,
मई जून में सेमेस्टर एग्ज़ाम चलता है, तो फिर उस समय एग्ज़ाम ड्यूटी भी करना, पढ़ना भी है, कॉपी भी चेक करना है, ये सब चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था मेरे मेंस के समय, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता था। कैसे करते थे फिर आप? फिर वही मैनेज करने का कोशिश करते थे कि आज अगर 3-3.5 घंटा का एग्ज़ाम ड्यूटी है तो उसके बाद का जितना समय बच रहा है उसको यूटिलाइज़ करना है, ऐसे करके। तो मैं कोशिश करता था, अपने साथ वालों को बोलता था कि यार मेरा एग्ज़ाम ड्यूटी सेकंड हाफ में लगाओ, ताकि मैं सुबह हूँ तो फ्रेश माइंड से थोड़ा सा कुछ देख लूँ, कुछ पढ़ लूँ फिर। लेकिन वैसा होता नहीं था कभी, है ना, अचानक होता था, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में सुबह ही रहता है एग्ज़ाम, एक शिफ्ट में ही, तो वैसा होता नहीं था, बहुत रेयर केस में होता था। और जब आपका मेंस एग्ज़ाम होता था उस समय पर आप छुट्टी ले लेते थे सेम डेज पे? हाँ, उस समय कैसे करते रहे होंगे? अब देखो प्राइवेट जॉब में तो ये है कि आपको छुट्टी तो मिलेगा नहीं, हाँ, है ना, तो मैं ज़्यादा लंबा छुट्टी नहीं लेता था, मैं 3-4 दिन पहले ही छुट्टी लेता था, मतलब 1 हफ्ते का मैं छुट्टी लेता था, उससे ज़्यादा फिर मिलता भी नहीं था, और जॉब छोड़ने के हालत में थे नहीं। तो वही है कि छुट्टी उट्टी का बहुत दिक्कत होता था, छुट्टी का। प्राइवेट जॉब मतलब प्राइवेट जॉब होता है, वो आपको नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल। कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है अपने लाइफ में कि कहाँ फंस गए, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा और उस समय कैसे बाहर आते थे? ऐसा मेरे को तब लगता था जब सुबह से शाम तक मेरे को अपने जॉब में थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता था, और जब घर पहुंचता था तो एकदम थक जाता था, फिर बुक भी खोलने के हालात में नहीं रहता था। फिर लगता था कि यार कहाँ फंस गया मैं, कि ना पढ़ पा रहा हूँ, ना अच्छे से जॉब कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, और वही रिजल्ट भी अपने फेवर में नहीं है। तो मैं बात भी नहीं कर पाता था, मम्मी को ना बोल पाता था कि मेरे जॉब छोड़ना है, ना भाइयों को बोल पाता था, क्योंकि मम्मी का ज़्यादा सैलरी नहीं था। जब मैं जॉब कर रहा था अभी, तो मेरी मम्मी का 8-9 हज़ार बस सैलरी था, तो पूरा घर मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, है ना, पूरा मम्मी, दोनों भाई सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे। तो मैं बहाना चाह के भी नहीं बना सकता था, और अगर ऐसा लगता था भी कि जॉब छोड़ना चाहिए यार करके, तो कभी कभी मैं गुस्सा भी हो जाता था कि यार इतना जॉब करना पड़ रहा है, ऐसे वैसे ऐसे करके मम्मी के सामने या भाई लोगों के सामने। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी था तो उठाना था, ऐसा था, क्योंकि उस लेवल में मैं ही था। भाई एक भाई तो छोटा था, तो वो हो नहीं पाता था, तो इस चक्कर में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना था, तो उठाए, जैसे भी करके उठाए, लेकिन उठाए जितना हो सकता था उतना किए। ऐसा था, तो लगता था एकदम अजीब। कभी कभार तो मैं इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाता था, इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाता था कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि क्या यार, एक हफ्ते बाद प्री का एग्ज़ाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एक हफ्ते बाद मेंस का एग्ज़ाम है, मेरा ये बच्चा है, मेरा वो बच्चा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था कभी कभार। फिर समझाता था अपने आप को कि यार क्या करे, अब कुछ चारा तो है नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, ना उसको छोड़ सकते ना इसको छोड़ सकते, दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो यही है। राज जी बताइए, लाइफ कैसे रहती है ट्रेनिंग के टाइम पे? जब आप निमोरा में रहते हैं तो क्या दिनचर्या रहता है, क्या क्या करना पड़ता है? वहाँ भी पढ़ना पड़ता है क्या? हाँ, वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। वहाँ तो क्लासेस इतना टाइट है कि 9 से 5 बजे तक आपका पूरा क्लासेस ही रहता है, और लंबा लंबा क्लासेस चलता है, और सुबह योगा भी होता है। तो दिनचर्या वहाँ का ऐसा है कि सुबह आपको 6 बजे उठना है, तो 6 बजे आपको मतलब योगा क्लास में पहुँचना है ना, फिर योगा वगैरह करना है, फिर वो चलता है 1.5 घंटे 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह होना है या जो भी करना है, फिर 8:30 बजे से नाश्ता वगैरह लग जाता है। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद आपको 9:45 तक क्लास में पहुंचना है, 9:45 9:50 तक। फिर 10 बजे से स्टार्ट होता है, समझ लो सेशन। तो पहले एक रीकैप होता है 15 मिनट का, है ना,
जो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब प्रीवियस क्लास में आप क्या पढ़े हो, है ना, उसको 15 मिनट इंडिविजुअली किसी भी बुला लेते हैं सर लोग, फिर उसके बाद उसको पूरा समझाना रहता है उस 15 मिनट में। तो रीकैप होने के बाद 10-15 से क्लास होता है स्टार्ट, तो काफ़ी लंबा चलता है और अच्छे ज्ञानवर्धक क्लासेस रहते हैं। क्या रहता है, किन के ऊपर रहता है? अब सबके सब्जेक्टिव वाइज रहते हैं। जैसे हमारा नायब तहसीलदार हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग को लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ाया जाता है, CRPC पढ़ाया जाता है, IPC पढ़ाया जाता है ना, जाति वाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, क्या करना है, कोर्ट केसेस कैसे देखना है, इन सब चीज़ के बारे में क्लासेस होता है ना। क्लासेस बहुत होते हैं, है ना, तो 5 बजे तक क्लासेस होते हैं। उसके बाद एक मंगलवार का दिन होता है जिसमें टी विद डिग्निटरी रहता है। कोई हमारे क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं कि फील्ड में कैसे जॉब कर रहे हैं, क्या है कैसे, ये सब चीज़। इसके अलावा एक गुरुवार का दिन जो होता है उसमें क्लासेस ख़त्म होने के बाद एक गतिविधि होती है कि अंताक्षरी खेल लिए सब मिलके, या कविता पाठ हो गया, या शायरी हो गया। मतलब निखारना है ट्रेनिस को, ऐसा है कि आपके अंदर क्या छुपा है, क्या क्या छुपा के रखे हो, ये उन लोग सब निकालते हैं। फिर शुक्रवार को होता है, शुक्रवार को बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें मैं पार्टिसिपेंट भी रहा हूँ 2-3 बार, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से पूरा चलते रहता है गतिविधि, और ग्रुप में बांटे रहते हैं, उनके बीच गेम्स कराते हैं। जैसे बहुत सारे बेच रहते हैं, अब हमारे साथ AO है, सासो है, तो उन लोग का भी पैरेलल क्लासेस चलते रहते हैं। तो सबको एक ग्रुप में बांट देते हैं, ये अर्पा है, ये इंद्रावती है, ऐसे करके फिर उनके बीच गेम्स वगैरह कराया जाता है। तो गेम्स भी काफ़ी इंजॉय करता हूँ मैं। बैडमिंटन जब से वहाँ गया हूँ बैडमिंटन खेल रहा हूँ, है ना। वॉलीबॉल सब हम लोग खेलते थे, रात तक खेलते थे काफ़ी। मतलब निमोरा का लाइफ ऐसा है ना कि आप इंजॉय करोगे, आप वहाँ बिल्कुल बोर नहीं होगे। आपके साथ वहाँ पढ़ाई भी है, इंटरटेनमेंट भी है, दोस्ती भी है। दोस्तों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है कि बहुत ज़्यादा एकदम बॉन्डिंग बन जाता है। तो जितने बेचमेट हैं वो मेरे बेचमेट वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। सबके बीच, हम लोग के बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग सब गाना वाना भी सब गाते हैं, सब डांस वांस भी सब करते हैं, खेलते भी सब हैं, और घुमाने भी ले जाते हैं। हर शनिवार को आपको कहीं ना कहीं एक विजिट ले जाते हैं। हम लोग को ट्रेकिंग में लेके गए थे सिहावा, और इसके अलावा पुरहौती मुक्तांगल लेके गए हैं, जंगल सफारी, तो और नारायणपुर आश्रम भी विजिट कराया। तो ऐसा वहाँ का लाइफ ऐसा है ना कि आप हमेशा याद रखोगे जीवन में। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं उसको मैं हमेशा जीवन में हमेशा याद रहेगा कि यार निमोरा वाले क्या दिन थे। मतलब ट्रेनिंग के दिन जो है वो इतने अच्छे थे कि पूछो मत। ऐसा टाइप से माहौल रहता है वहाँ, मज़ा आता है। और पढ़ना भी रहता है, एग्ज़ाम्स वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक मोटिवेशन ये भी है कि आपको इसलिए सेलेक्ट होना है कि आपको निमोरा जाना है। ऐसा भी है, अगर वहाँ का दिनचर्या आप देखोगे और जो इन्जॉयमेंट है वो देखोगे तो लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन भी इसलिए लो कि आपको निमोरा आना है। ये बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और आप लोगों की पोस्टिंग भी हो गई है, तो कुछ दिन आप लोगों को अपने जगह पे भी रहने का मौका मिला। वहाँ पर क्या क्या सीखे आप, क्या हुआ? मेरे को तहसील अलॉट हुआ है मोहला मानपुर, जो हमारा नया ज़िला बना है, वहाँ मैं मेरी पदस्थापना है, और मोहला तहसील मेरे को अलॉट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है। चुनाव के समय में हुआ था, तो 1-1.5 महीने वहाँ रहे, तो चुनाव के ही कार्य कर रहे थे, स्वीप गतिविधियाँ वगैरह देख रहे थे, है ना। और जो मतदाता सूची में नाम कैसे जुड़वाते हैं, कैसे काटते हैं, है ना, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, जो मतदान केंद्र होता है वहाँ कौन कौन सा अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ अच्छे से सीख रहे थे। और कोर्ट वोट भी देख रहे थे, कोर्ट वोट भी बैठे बढ़िया से, है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो ये सब सीख रहे थे। अच्छा है, इंजॉयबल है। कोई भी जॉब अगर इंजॉय के साथ करोगे तो मज़ा ही आता है ना। और मेरा तो ये काफ़ी फेवरेट पोस्ट था।
तो मेरे को तो और मज़ा आ रहा है बहुत करके। मेंस की तैयारी आप कैसे करते थे और कब टाइम निकालते थे पूरा राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह हर एक चीज़ करने के लिए? मेंस की तैयारी मैं सबसे पहले तो मैं सिलेबस वगैरह अच्छे से चिपकाए रहता था अपने रूम में, और फिर उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलता था, और मैं उन पेपर्स को ज़्यादा टारगेट करता था जिसमें मैं ज़्यादा नंबर ला पाऊँ। जैसे पेपर 4 है, लैंग्वेज का पेपर है ना, जियोग्राफी का जो पेपर है, तो इन सब चीज़ों में, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में, चाहे छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी हो, छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वाला पोर्शन हो, इन सब चीज़ में मैं एकदम काफ़ी अच्छा लाने का वो प्रयास करता था। और नंबर आते भी थे इसमें मेरे, बहुत बहुत नंबर आते थे, 55-56 नंबर आते थे 75 में, काफ़ी अच्छा नंबर आए हैं। तो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन मेरा मेन रहता था। फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं पुराने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता था। पुराने क्वेश्चंस में देखता था यार ये क्वेश्चंस है तो इसमें कैसा होना चाहिए, अगर महत्व पूछा है तो केवल महत्व लिखना है या थोड़ा सा समीक्षा बांधने के बाद महत्व लिखना है, या क्या करना है। तो ये सब चीज़ बहुत सारा एनालिसिस किया। पुराने जो मेंस के पेपर होते थे सीनियर्स के, उनको निकाल के देखे। तो वही है कि मेंस का ये है ना कि क्वेश्चन का जो डिमांडिंग है, जिस तरीके से वो डिमांड कर रहा है, उस तरीके से अगर आप अपने आंसर को दिए हो तो नंबर अच्छा मिलता है ना। जैसे कि आपको मान लो जाए छत्तीसगढ़ का असहयोग आंदोलन में क्या का योगदान है, ये एक क्वेश्चन है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ के जो जो योगदान है उसको अगर बताओगे कि हाँ हमने इसमें भी भाग लिया, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो क्वेश्चन का जो डिमांडिंग है उसके अनुसार अगर आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिलता है ना। जैसे सपोज़ मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह का योगदान बताइए, तो आप फिर उसके योगदान बताने के स्थान पर वही सब स्टोरी जैसे लिख रहे हो कि यार 1857 की जो क्रांति थी उसमें इन्होंने भाग लिया, तो ये तो खैर योगदान हो गया, लेकिन उसका पूरा स्टोरी कि पहले उसका जो व्यापारी था उसका ये लूटे, फिर ये किए, तो उससे अच्छा ना उसका योगदान हमको बताना चाहिए कि हाँ चलो 1857 की क्रांति में उस समय यहाँ राष्ट्रीय चेतना जगाए रखा, ठीक है, एक ही योगदान हो गया। फिर उसके बाद आपको योगदान में और उठाना है, जैसे कि हमारा जनता के प्रति सहानुभूति था, है ना, जनता के लिए काम करते थे। तो ऐसा जब हेडिंग दे के और उसके अकॉर्डिंग जैसे लिखते जाओगे ना, तो उसमें फिर नंबर खिंचाता है। मतलब क्वेश्चन का डिमांड क्या है और आप क्या बता रहे, महत्व बता रहे हैं तो आप महत्व ही लिखो, आलोचना करने बोल रहे हैं तो आप आलोचना ही करो, है ना। तो इस टाइप से है। और जैसे आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप लिख कुछ और रहे हो, तो फिर उसमें दिक्कत है। जैसे आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूछ रहा है और आप केवल उसके निर्वाचन की प्रक्रिया में बस वो फार्मूला लिख रहे हो और उसका प्रक्रिया ही नहीं बता रहे हो, बस अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा, और ये 2 फार्मूला है। लेकिन उसमें जो मत पत्र वगैरह कैसे तैयार होते हैं, वरीयता क्रम कैसे दिया जाता है, तो ये सब प्रोसीजर जैसे आप समझाओगे ना तो अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर लैंग्वेज में भी वही है। लैंग्वेज में हमारा बहुत ज़्यादा पैट होना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे मेरा इंग्लिश हमेशा वीक रहता था लैंग्वेज में, है ना। और पेपर 4 में तो खासकर गणित, मैथमेटिक्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप 50 में कम से कम 40 से ऊपर आप स्कोरिंग कर सको। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। आपको 3 घंटे में इतना बनाना है, 200 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, वो भी बिना रिवाइज किए बनाना है। आपको रिवाइज का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। 9 से 12 फिर गेप होके फिर वही 5 बजे तक फिर रहता है, 2 से 5। तो आपको बिल्कुल भी रिवाइज का टाइम नहीं रहता। और एक दिन में 2 पेपर और एक पेपर में इतना सिलेबस। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स भी जो है वो क्वेश्चन के रूप में होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको कैसे डील करूँगा, ये क्वेश्चन आया तो इसको मैं कैसे डील करूँगा, है ना। तो इस तरीके से जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं,
तो हमारा माइंड में होना चाहिए कि हाँ, स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि साहित्य का विकास हुआ है, चित्रकलाओं का विकास हुआ है ना, सामाजिक विकास हुआ है। तो ये सब चीज़ें माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया तो मेरे कैसे ऐसे डील करना है। तो फिर मेंस थोड़ा सा इजी लगने लगता है। हाँ, पेपर 7 के लिए क्या करें? बहुत डिफिकल्ट होता है, मार्क्स कम आते हैं। पेपर 7 डिफ़िकल्ट तो है, असल में उसका एकदम ऑथेंटिक कोई बुक या नोट्स अभी तक नहीं देखने को मिला है मेरे को पेपर 7 का। और क्वेश्चंस का डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं तो खैर पेपर 7 में दृष्टि IAS का और एक उड़ान एक बुक निकाला था, उससे पढ़ता था। और कुछ चीज़ तो हम याद ही नहीं कर सकते, जैसे पेपर 7 में IPC की कोई भी धारा उठा के रेंडमली पूछ दिए, है ना, CRPC कोई भी धारा उठा के तो उतने सारे में हम याद नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब भी नहीं है। अब उतना धाराएं हैं, आप किसको याद करोगे? तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है पेपर 7 में। जो मेन है, जैसे कि योजना आता है 5-6, उसको अच्छे से करो। फिर इंटरनेशनल, कोई ना कोई एक इंटरनेशनल हमको संस्था के बारे में पूछता है, तो उसको अच्छे से करो, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अच्छे से करो, वहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं, है ना। और पेपर 7 का जो पार्ट 3 है वो तो पूरा एजुकेशन बेस्ड है, और उसको आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर चीज़ में वही आंसर तो नहीं लिख रहा हूँ। वही उच्च शिक्षक बढ़ावा देना, वही तकनीकी शिक्षक बढ़ावा देना, वही प्राथमिक शिक्षक बढ़ावा देना, सब वैसी है पार्ट 3। तो उसमें मैं कोशिश करता था कि मैं करेंट डाटा को दे सकूं, है ना। जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पूछा गया है, तो मैं कोशिश करता था कि इस मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज और अच्छे से लिखूं कि स्थापना कब हुआ, फिर प्रारंभ में यहाँ बस चले, फिर 97 से पूरा देश में लागू हो गया, फिर उद्देश्य क्या क्या थे, फिर पात्रता कौन कौन है। तो ऐसा हेडिंग बना के अगर आप लिखोगे ना तो फिर नंबर मिलता है। और पेपर 7 भी इजी लगने लगता है अगर आप अच्छे से करो तो। हाँ, वो अलग बात है कि उसका क्वेश्चंस का डायमेंशंस पूरा इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब आप इतना पढ़ लेते हो ना कि आप लिख पाओगे, वहाँ लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। हाँ, लिख पाओगे आप बिल्कुल। हाँ, इंटरव्यू के लिए कैसे करें? आपका हर बार अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। हाँ, तो आप इंटरव्यू में कैसे तो लेके आते थे? इंटरव्यू में मेरे को हमेशा 90 और 96 ऐसे ही मिला है, अच्छा ही मिला है। इंटरव्यू का मेरा सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो बच्चों को पढ़ा के और हर स्टेज में बोल के, हर जगह बोल के, तो एक रहता है ना कि वो हैबिट हो जाता है, फिर आप कहीं भी बोल लोगे ऐसा टाइप से। तो फिर इसका एक मेरे ख्याल से एडवांटेजेस मिला है, क्योंकि मैं वहाँ कभी घबराता या हड़बड़ाता नहीं था, और कोई गलत आंसर भी दे देता था तो उसको अच्छे से हैंडल कर लेता था, या उनका आंसर अच्छे से हैंडल कर लेता था। तो एक आदत था, टीचिंग जॉब के कारण एक ये आदत बना हुआ था कि कैसे सामने वाले को टेकल करना है उसकी बातों को। तो इसका फ़ायदा मुझे काफ़ी मिलता था। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, और हॉबी वगैरह के लिए कैसे करना चाहिए? अच्छा, इंटरव्यू में एक चीज़ और है कि इंटरव्यू में जैसे जैसे पढ़ के जाता था ना, वैसे पूछते ही नहीं थे। अच्छा। इंटरव्यू में मतलब मैं जैसे और लोग डालते थे तो हाँ ये चीज़ पूछ रहा है, तो वो चीज़ एकदम पढ़ लेते थे, अपना भी करते थे। अपना जो बायो रहता है उसको अच्छे से करना है। एक फॉर्म उन लोग देते हैं 2 पेज का, उसमें भरना रहता है, फिर वहीं से उन लोग क्वेश्चन उठाते जाता है। तो मेरा तैयारी ऐसा होता था कि हर चीज़ को डीपली देखता था। जैसे मैं अपना निवास स्थान भानसोज आरंग ऐसे लिखता था, तो आरंग के बारे में पूरी जानकारी कि हाँ, मुराध्वज की नगरी कहा जाता है, क्यों आरंग कहा जाता है ना, मंदिरों की नगरी क्यों कहा जाता है, कितने सारे मंदिर है। तो इस तरीके से जो हमारे फॉर्म में जो लिखाया रहता था उसका एकदम डिटेल्स अपन एनालिसिस करते हुए एक बड़ा सा चार्ट रखता था मैं, वाइट पेपर, उसमें पूरा हाँ आरंग से ये क्वेश्चन निकलेगा, फिर उसके अंदर से ये क्वेश्चन निकलेगा, है ना। तो वहाँ एक जैन मंदिर है तो जैन के बारे में भी पढ़ लिए कि हाँ जैन धर्म का संस्थापक कौन है। फिर ये ऐसा करके पूरा, जैसे मेरा टीचिंग जॉब था तो उच्च शिक्षा में था, इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाता था, तो
फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार क्या क्या कर रही है, क्यों इंजीनियर्स इतने बेरोजगार हैं, क्या रीज़न है कि सब इंजीनियर्स प्रशासनिक। तो इस तरीके से खुद से क्वेश्चन बनाते थे और उसको डिटेल्स में बढ़िया से लिख के अपन इंटरव्यू का तैयारी करते थे। फिर इंटरव्यू तो ऐसा है कि वो लोग हैं जो पूछे वो पूछे, ऐसा रहता है। तो और हॉबी क्या लिखते थे आप? हॉबी तो मैं बेसिकली खो खो लिखता था और पंथी गीत लिखता था। तो ये दोनों चीज़ मैं लिख के जाता था हॉबी। बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? अपना हॉबी शुरू से डेवलप करना चाहिए कि आखिरी समय पे हो जाता है? अब कई लोगों का तो हॉबी रहता ही है, खासकर मैं जितने लोगों को देखता हूँ सबको हॉबी क्रिकेट रहता है। ज़्यादातर लोगों का क्रिकेट और फुटबॉल यही देखने को मिलता है। अब अगर किसी का हॉबी नहीं है तो क्या करे? मेन दिक्कत ये होती, जैसे मेरा कोई हॉबी वगैरह नहीं था, देखा जाए तो एकदम बेसिकली हॉबी मेरा सब है और सब नहीं भी है। जैसे बोलते हैं ना कि लोग एकदम क्रिकेट में घुस गए हैं तो एकदम फुटबॉल, तो ऐसा मेरा कोई हॉबी वगैरह नहीं रहा है कभी भी। तो मैंने अपना हॉबी बनाया है ना। अब सब गेम्स डालते थे तो 2019 में मैं गेम्स ही डाला, खो खो। तो फिर उसके बारे में फिर पूरा डिटेल्स इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि खेलते भी थे कि? हाँ, मैं खेलता था, स्कूल टाइम में खेलता था। वो हॉबी नहीं था लेकिन खेलता था। अब गांव साइड में यही सब गेम चलता है ज़्यादातर, तो ये मैं खेलता था, स्कूल वगैरह में खेलता था। हालांकि बड़ा खिलाड़ी नहीं था बड़ा खिलाड़ी नहीं था जल्दी, लेकिन मज़ा आता था इसको खेलने में स्कूल टाइम में। तो फिर मैं इसको लिया, फिर इसके बारे में पूरा डिटेल्स स्टडी किया। फिर 19 में तो लिख दिया था। फिर मेरे 20 में फील हुआ यार कि एक काम करता हूँ, मैं तो सुनता हूँ पंथी गीत, है ना, हमारे समाज का गीत है वो, सतनामी समाज का। तो पंथी गीत मैं सुनता था काफ़ी और मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है, खाली टाइम रहे तो मैं सुन लेता हूँ। तो मेरे ख्याल यार पंथी गीत लिखा जाए। तो फिर मैं पंथी गीत, फिर मैं इंटरव्यू बोर्ड को एक पंथी गीत सुनाया भी था बढ़िया से। मैं जब गया था तो पंथी गीत सुनाने बोले थे मेरे को 21 वाले में, जिसमें 96 मार्क्स दी, तो उसमें मैं मस्त एक पंथी गीत सुनाया था उन लोग को। तो ये है कि अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन खाली छोड़ के नहीं जाना है। कई लोग बोलते हैं ना, अच्छा हॉबी नहीं है तो छोड़ दो यार, लेकिन खाली छोड़ के मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सामने वाले को मल्टी टैलेंटेड लोग ज़्यादा अच्छा लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं मैं बस पढ़ता हूँ, मैं खेलता वेलता नहीं, मैं कुछ नहीं करता, पढ़ता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम आपके पास हॉबी होना ही चाहिए, नहीं है तो बनाओ, लेकिन बनाओ। क्योंकि उन लोग भी सोचते हैं यार कि जो ले रहे हैं वो मल्टी टैलेंटेड लोग हो, सब चीज़ में आगे रहे है ना। जैसे मैं नायब तहसीलदार हूँ तो मेरा भी ड्यूटी लगता है 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो देखना ही है। तो अगर हमको है इंटरेस्ट या खेल कूद में है इंटरेस्ट, तो अभी तो हमारा वो होता है युवा ओलंपिक, हमारा छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, तो ये सब चीज़ में ड्यूटी करना ही है। तो करो अच्छे से, मतलब बनाओ कुछ ना कुछ हॉबी, मतलब ज़रूर बनाओ। तो उन लोग भी सोचेंगे कि हाँ यार खो खो खेलता है तो कम से कम छत्तीसगढ़। मेरे को खो खो से जैसे वो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक से बहुत सारे पूछे थे कि कितने खेल होते हैं, है ना, खो खो शामिल है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ है, तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है और आप तो रेडी होते हो, क्योंकि जो आप लिखे हो वही वो पूछ रहे हैं, तो मस्त आप रेडी होते हो इससे। रेडी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप कैसे दिलाया करते थे, कैसे इवेलुएट करते लोगों को, कैसे और कब दिलाना चाहिए? प्री का टेस्ट सीरीज तो मैं साल भर दिलाता था। प्री अगर ख़त्म हुआ 19 फरवरी को, 18 फरवरी को, तो मैं अगले हफ्ते से ही टेस्ट सीरीज दिलाता था। इसीलिए आपका कभी प्री नहीं रुका ना? हाँ, प्री मैं अभी तक कभी फाइल नहीं हुआ हूँ। और मेंस 2018 में हुआ था, उसके बाद से 19 से मैं मेंस भी कभी फाइल नहीं हुआ। तो मैं टेस्ट सीरीज तो हमेशा दिलाता हूँ। और मेंस का टेस्ट सीरीज खैर मैं प्री पास होने के बाद ही दिलाता हूँ तो यही है, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, बहुत। आदत मतलब आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे पकड़ है। हाँ, ऑब्जेक्टिव दिलाते रहते हैं रेगुलरली। क्योंकि मेरा टाइम भी वैसा जमता था, बताया ना, बस में जाने के टाइम, आने के टाइम। वहाँ अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो मैं उसको देखता नहीं था, अपना इधर ही टेस्ट सीरीज दिला लेता था, ऑब्जेक्टिव बना लेता। तो ऐसा है। ये बहुत अच्छा तरीका है बाकी एक्चुअल में। हाँ, जॉब वालों के लिए सबसे अच्छा यह है कि आप मोबाइल में रखो, जहाँ भी टाइम मिले आप खोल लो और देख लो, ये सबसे अच्छा है।
हाँ, क्योंकि अगल बगल लोग रहते हैं जो एकदम डिस्टर्ब करेंगे, अरे क्या यार, क्या बात है राज साहब बताइए, ऐसे करके चलते रहता था बस में, सर लोग का गप चलते रहता था, लेकिन और पीछे चले जाता, पीछे बैठ के आराम से। और जब रिजल्ट आया होगा तब तो एकदम अरे रात साफ कर दिखाया आप तो। हाँ हाँ हाँ, सब खुश थे, रिजल्ट से सब खुश थे, सभी लोग खुश थे। फैमिली वाले तो खुश होंगे ही, कलीग्स भी खुश थे, फ्रेंड्स भी खुश थे, सबको पार्टी चाहिए था। सबको पार्टी चाहिए था। सबको पार्टी चाहिए था। और उसके बाद वो भी हो गया होगा शुरू, मेरे को भी बताना है यार कैसे तैयारी करना है। हाँ, ऐसे लोग तो बहुत मिलते हैं, ऐसे बहुत मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। तो खासकर निकल जाने के बाद तो और मतलब हाँ अब पूरे पास हो जाते तो यार मेरे को भी यहाँ से निकलना है, मेरे को भी तैयारी करनी कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। हाँ हाँ आप बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हो। हाँ, वो एक चीज़ है, ये चीज़ है कि आप कि हाँ, ये मतलब गाइडेंस लेना चाहते हैं लोग कि हम कैसे करें। तो मैं जितने भी लोग पूछे हैं मैं उनको अच्छे से बैठा के अच्छे से समझाया हूँ, बुक्स वगैरह का लिस्ट बहुत लोगों को दिया हूँ कि ये बुक से प्रिपेयर करो। लेकिन वही है कि उसके बाद लोग ना भूल जाते हैं, कुछ हफ्ते का रहता है जो कि हाँ हम भी कर लेंगे, उसके बाद फिर ढीलापने में आ जाते हैं कि नहीं, अब धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं, फिर पूरा भूल जाते हैं, ऐसा है। तो ये सब चीज़ पीएससी, ये सब ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस और हार्ड वर्क। पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 2-3 बार फेल हुए फिर मन एकदम उपसा जाता है कि क्या यार हो क्या रहा है, इससे अच्छा तो मैं पटवारी बन जाता है ना, आरआई बन जाता या कुछ और फूड इंस्पेक्टर बन जाता। ऐसा माइंड में आता है, बहुत बार आता है कि मैं क्लर्क का ही फार्म भर लूँ, क्लर्क ही बन जाता हूँ, ऐसे लगता है। मेरे को लगता था जब मैं हो जाता, मैं फार्म भी भर देता था, AG3 वेरी का फार्म भी भर देता था। जब 2-2 बार फाइल हुआ तो लगा यार कोई भी जॉब हो मिले बस। लेकिन वही है, जिसमें अगर आपका मन है, आपका कॉन्फिडेंस है, तो फिर उससे छूटता नहीं है। यही है सब। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, प्री का, मींस का, इंटरव्यू का। एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से, आपका सीक्रेट, या आप जो कहेंगे कि स्टूडेंट्स को बस इस चीज़ को फॉलो करते रहना तो आपको अपने लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा, बताइए। यही है कि सब लोग को अपना जो टारगेट है वो अचीवमेंट करने के लिए लगे रहना पड़ेगा, हार नहीं मानना है, हार बिल्कुल नहीं मानना है। और फाइल होने के बाद भी हार नहीं मानना है। कई बार फेलियर आएगा, कई बार ऐसे कंडीशन बनेगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से जो खड़ा होता है ना वही आगे बढ़ता है। कई लोग होते हैं, इतने सारे परेशानियों के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके लिए सबसे बड़ा रोल मेरी मम्मी जी का रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर कंडीशन में सिखाया है और साथ दिया है। तो सबसे पहला श्रेय जो जाता है वो मेरी मम्मी जी को जाता है। तो मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूँ कि मिला नहीं कुछ पल भर में, ये दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। तो इसी प्रकार जो परेशानियाँ थी उसके कारण दरिया बनना मैं सीखा था। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो इकोनॉमिकली वीक है या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सभी आप दरिया बनना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कई लोग मतलब सालों तक ये वीडियो रहेगा, देखते रहेंगे, और कोई ना कोई होगा ना जो आपसे इंस्पायर होगा और सोचेगा कि मेरे को भी बनना है, आप ही की तरह बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक प्रथा है कि आप पे एक और ऑफिसर को टैग करते हैं, जिनको हम लोग इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस आप ही की तरह शेयर करें। तो कोई है आपके जान पहचान में जो आप ही की तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें? मेरे जान पहचान में तो खैर बहुत लोग हैं, लेकिन मेरी ही जैसा जो इकोनॉमिक कंडीशन में रह के पढ़ा वो एक दोस्त है लक्ष्मीकांत कुर्रे, तो आप उसको बना सकते हैं। वो राज्य वित्त सेवा में है और 2020 में उनका सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं वो। तो एक बार ज़रूर उनको आप इनवाइट कीजिए। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी,
आपको हमारी टीम इनवाइट करती है ताकि यहाँ पर भी आप आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फिर से आपको कि आप यहाँ पर आए। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर।